we will discuss about work done in rotating electric dipole in electric field. वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें कार्य की समझ होना आवश्यक है कि कार्य क्या होता है। तो कार्य को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। सपोज दैट मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है ए, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया F। जैसे ही मैं इस ए ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स अप्लाई करूंगी तो इसमें क्या होगा, मोशन होगा और ये अपनी इस पोजीशन से खिसक कर इस नई पोजीशन पे आ जाएगा। माना इसकी इनिशियल पोजीशन को 1 नेम दे देती हूँ और इसकी जो नई अब पोजीशन है इसे मैंने 2 नाम दे दिया। तो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे पहुंचने पर अगर इसका डिस्प्लेसमेंट d हो तो टोटल वर्क डन इस कंडीशन में हो जाएगा F वेक्टर F डॉट वेक्टर d। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और वर्क इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा F d cos थीटा। यहाँ पर cos थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल का, cos थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल के कोसाइन है। इस फिगर में अगर ये फोर्स, यहाँ पर हमने ये फोर्स लिया है F, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो यहाँ पर cos थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी cos 0 डिग्री, दैट मीन्स 1। तो इस प्रकार से जो टोटल वर्क डन है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो फोर्स पर जो हम अप्लाइड करते हैं, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और तीसरा डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल के कोसाइन पर। वर्क की डायमेंशन होती है न्यूटन मीटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य होगा उसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है, इसे E से डिनोट करते हैं। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा। डायपोल अगर 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के मिनिमम डिस्टेंस पे रखे जाएं तो ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में माना एक एंगल θ1 पे रखा है। ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट इसे हमने रखा है θ1 एंगल पे। अब इस डायपोल को इस पोजीशन से हमें रोटेट करना है, क्योंकि जो हमें वर्क डन निकालना है वो कब निकालना है, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेंगे। तो इसे रोटेट करने के बाद इसकी सपोज दैट न्यू पोजीशन ये हो जाती है। माना ये नई पोजीशन इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ2 का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल की 2 पोजीशन हो गई हैं। ये फर्स्ट पोजीशन है और आफ्टर रोटेशन ये इसकी सेकंड पोजीशन हो गई है। तो इन 2 पोजीशन में जब ये रोटेट हुआ θ1 से θ2 तक, तो हमें निकालना वर्क डन। वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इस जो कंडीशन है, जो ये हमने सिस्टम बनाया है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। θ1 से θ2 यानी कोणीय विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दूसरा,
हमें चाहिए फोर्स। तो फोर्स, अगर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को लें, इस पे दो पोल हैं, प्लस और माइनस। प्लस वाले सिरे पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन, इसे अगर मैं F1 से डिनोट करूं तो इसकी डायरेक्शन इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी, जबकि माइनस वाले पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे दो फोर्स अप्लाई होंगे और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो अपोजिट होने के कारण इसमें ये इसको रोटेट करने का काम करेंगे जब तक कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल कंडीशन में ना जाए। तो F1 और F2 इसको रोटेट करेंगे। इसलिए इस पर, डायपोल पर, यहाँ पर सिंगल फोर्स न लग के कपल फोर्स यानी बल युग्म काम करेगा। और जब बल युग्म काम करता है तो हमें आघूर्ण प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में, इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन में, बल आघूर्ण यानी टॉर्क टाउ बराबर होता है P E sin थीटा। सपोज दैट इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लें। अब अगर हमने इनिशियल कंडीशन में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है d थीटा, तो उस कंडीशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा d थीटा। और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोज दैट जो हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं वो है डी डब्ल्यू। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन में फोर्स है टाउ और डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब टोटल वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। ये हमने स्पॉन डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, उसके लिए हमने एक स्मॉल वर्क डन निकाला डी डब्ल्यू। तो अगर हम इस डायग्राम में इस डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो टोटल वर्क डन होगा वो आ जाएगा हमारा W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? ये होगा हमारा थीटा 1। देखो कहां से, पहले ये इलेक्ट्रिक डायपोल पोजीशन नंबर 1 में थीटा 1 एंगल के साथ ई में था, जबकि ये थीटा 1 से कितना डिस्प्लेस हो गया? थीटा 2 तक। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है? थीटा 1 टू थीटा 2। तो इसकी लिमिट हो जाएगी हमारे पास थीटा 1 टू थीटा 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 डी डब्ल्यू की वैल्यू टाउ डी थीटा। इक्वेशन नंबर 1 से टाउ की वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा थीटा 1 लिमिट टू थीटा 2। टाउ हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। इस इक्वेशन में P और E कांस्टेंट है। E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी लिया है, तो E क्या हो गया? कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से P भी कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, चाहे वो कंडीशन 1 हो चाहे 2 हो, दोनों पोजीशन में P कांस्टेंट होगा। क्योंकि P कितना होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नीट्यूड, यानी Q इंटू 2L। ये इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस होता है। तो दोनों पोजीशन में P भी कांस्टेंट होगा। इसलिए यहां पर हम इसे लिख सकते हैं P इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, E भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? थीटा 1 टू थीटा 2 ओनली। क्या बचेगा? साइन
थीटा, क्योंकि वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, थीटा की चेंज हो रही है, और थीटा किसके साथ है, साइन के साथ, तो साइन थीटा अंदर रहेगा इंटीग्रेशन के लिए। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हम लिमिट ले लेंगे और लिमिट हो जाएगी थीटा 1 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट थीटा 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा पी ई, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 2, और माइनस माइनस का प्लस, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस, बट ऑलरेडी माइनस है इसलिए ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 1। इसे हम लिख सकते हैं पी ई, ब्रैकेट में आ जाएगा, रीअरेंज कीजिए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हो गया टोटल वर्क डन अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करें। हमने क्या किया, इसे थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट किया और हमने वर्क डन कैलकुलेट किया। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है और फोर्स की जगह हमें टॉर्क लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बल युग्म काम करता है। अब इसमें थीटा 1 और थीटा 2 की डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट स्थितियां बनेंगी, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, यहां पर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो थीटा 1 है इसे क्या कर लिया है, जीरो कर लिया है। यानी जो पहली कंडीशन थी डाइपोल की, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही हमने लिया है। तो थीटा 1 हमारा इस कंडीशन में हो गया थीटा 1 इक्वल टू 0। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल उसी डायरेक्शन में होता है जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसे स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं, परमानेंट स्टेबिलिटी की कंडीशन कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो केस नंबर 1, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थायी संतुलन की कंडीशन में रखा है, तो उस समय किया गया वर्क डन कितना होगा, तो थीटा 1 इक्वल टू 0। अब हम इसे थीटा 1 से रोटेट कर रहे हैं, थीटा 1 इक्वल टू 0 यानी 0 से रोटेट कर रहे हैं, और इसकी न्यू कंडीशन ये है। यहाँ पर थीटा 2 इक्वल टू मैं ले सकती हूँ थीटा। तो पहली कंडीशन, जब थीटा 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 की जगह 0 डिग्री एंड माइनस कॉस थीटा 2, इसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो जाएगा पी ई कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो कंडीशन नंबर 1, अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को 0 एंगल पे रखा है, यानी थीटा 1 इक्वल टू 0, और इसे स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट नहीं करता है। तो इस कंडीशन में हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा Pe इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कंडीशन नंबर 2 हम लेते हैं, और कंडीशन नंबर 2 में थीटा से इसे 0 से, इलेक्ट्रिक डाइपोल को 0 से 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, अर्थात हमने इसको कितना डिग्री रोटेट किया है, 90 डिग्री। तो वर्क डन जो सेकंड कंडीशन है इसमें कितना हो जाएगा, तो थीटा 1 इक्वल टू हमने सेम लिया है 0 डिग्री ई के साथ,
क्योंकि ई भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी सेम डायरेक्शन में है। और थीटा टू हमने इसे कितना रोटेट कर लिया है, हमने इसे किया है 90 डिग्री रोटेट। तो वर्क डन W इक्वल टू आ जाएगा पी ई कॉस 0, लिख लेते हैं कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास पी ई कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमारे पास जो वर्क है वो आ जाएगा पी ई। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्थायी संतुलन की कंडीशन से परपेंडिकुलर रोटेट करते हैं, यानी 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो जो वर्क डन है वो कितना आता है हमारे पास पी ई, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट कंडीशन सेम, हमने यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को लिया है। इस कंडीशन में भी ये इसके साथ यानी थीटा 1 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इसे यहाँ से रोटेट किया है और जस्ट अपोजिट हमने इसे रोटेट कर लिया है, यानी थीटा 1 इक्वल टू कंडीशन नंबर 3 में थीटा 1 इक्वल टू हमने लिया है स्थायी संतुलन की अवस्था है तो 0 डिग्री लिया है। हम इसे रोटेट कर रहे हैं और हम इसे थीटा 2 ले रहे हैं 180 डिग्री। तो जो नया एंगल इसका आ गया है, यहां से यह हमने इसे रोटेट किया 180 डिग्री। देखिए पहले प्लस इधर था और माइनस इधर था, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल इसी कंडीशन में होगा, प्लस ई की डायरेक्शन में होगा और माइनस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब हम इसे 180 रोटेट करेंगे तो माइनस इस तरफ आ गया और प्लस इस तरफ आ गया। तो इसे सॉल्व करते हैं। कंडीशन नंबर 3 में थीटा 2 इक्वल टू हमने लिया है 180 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो W इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ई कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारे पास +1 और 1 एंड 1 2, तो ये हो गया 2 पी ई। तो इस कंडीशन में टोटल वर्क डन हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मैक्सिमम वर्क डन हमें थर्ड कंडीशन में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसे जस्ट रिवर्स कर रहे हैं। इसकी जो स्टेबल कंडीशन है वो कब है, जब ये ई के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, और हमने इसको जस्ट रिवर्स किया। तो इसकी अपोजिट हमने, इसकी जो परमानेंट स्टेबिलिटी है उससे जस्ट अपोजिट करने में सबसे ज्यादा हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो कंडीशन 3 में हमें मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ेगा, जो होगा ट्वाइस पीई के, और मिनिमम वर्क डन हम इसमें थीटा और थीटा की वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। और मिनिमम वर्क डन कब होगा, जब ये स्टेबल कंडीशन में होगा। इसे स्टेबल कंडीशन में हमें रोटेट करने के लिए कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्थायी संतुलन की अवस्था में हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इस कंडीशन में लाने के लिए, क्योंकि थीटा, अगर ये थीटा 1 इक्वल टू 0 है और थीटा 2 भी 0 है तो W कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों 0 जाएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास वर्क 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास 3 कंडीशन थी, और हमने किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाया, रोटेट किया, तो जो टोटल वर्क डन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और साथ ही अलग अलग हमने इसमें कंडीशन भी एज्यूम की और वर्क डन कैलकुलेट किया।
आई होप आप समझ गए होंगे। कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या कुछ रह गया। जो रह गया उसे आप कमेंट में लिखिएगा, दोबारा मैं आपको समझा दूंगी। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट, थैंक यू।